हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, राजस्थान में एक बहुत बड़ी वैकेंसी बच्चों के लिए निकली हुई है, वो है राजस्थान स्टेनोग्राफर एग्जाम्स। राजस्थान स्टेनोग्राफर एग्जाम में स्टेनो कैडर के जो पोस्ट होती हैं उनके लिए एग्ज़ाम ली जाती है और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उन कैंडिडेट्स को राजस्थान स्टेट सेक्रेटरीट में, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में और राजस्थान के सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग दी जाएगी। ये वैकेंसी काफ़ी लंबे टाइम से निकली हुई है, दोबारा से फॉर्म्स को रिफिल करवाया गया और अब एग्ज़ाम डेट इस वैकेंसी के लिए मार्च में आपको दी गई है। यानी इस वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको 4 से 5-6 महीने का समय आपके पास है। अब इस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में और जनरल साइंस का इस एग्ज़ाम में स्कोप क्या है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, मेरे अनुसार जनरल साइंस का सबसे ज़्यादा वेटेज अगर किसी एग्ज़ाम में है तो वो यही एग्ज़ाम है। इससे ज़्यादा वेटेज जनरल साइंस का किसी भी एग्ज़ाम में मैंने आज तक नहीं देखा। क्योंकि लगभग 200 नंबर का जो स्कोर है उसमें से 25% जो स्कोर है वो साइंस अपने आप में कवर करती है और ये वो सेक्शन है जो बच्चों को एग्ज़ाम में पास कराने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक बार सिलेबस के बारे में, पहले कंप्लीट सिलेबस की थोड़ी बात करते हैं, उसके बाद साइंस के सिलेबस के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए दोस्तों, स्टेनोग्राफर एग्जाम में 2 फेज में आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। एक आपका फेज 1 है और दूसरा आपका फेज 2 है। फेज 1 फेज 2 का क्या डिफरेंस है उसकी बात करते हैं। फेज 1 जो है इसके अंदर आपको रिटन एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के द्वारा, बहुविकल्पीय प्रश्नों के द्वारा। और फेज 2 जो है वो आपके टाइपिंग का है। फेज 2 में आपको टाइपिंग टेस्ट को पास करना पड़ेगा। तो हम बात आज फेज 1 की करेंगे। देखिए, फेज 1 में 2 पेपर हैं, एक पेपर फर्स्ट है और एक पेपर सेकंड है। आपको इंडिविजुअली दोनों पेपर्स में पास होना पड़ेगा। दोनों पेपर्स में आपको मिनिमम 40% स्कोर आपको लाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चुनौती भी है ये, क्योंकि आपको दोनों सेक्शंस में, दोनों पेपर्स में पास होना है। ठीक है। फेज 1 में आपके 150 प्रश्न हैं, 150 प्रश्न, और इनका जो नंबर है वो 100 है। यानी 150 प्रश्न है और इनका नंबर कितना है? 100। ठीक है। इसी तरह पेपर 2 में भी आपके 150 प्रश्न हैं और इनका भी नंबर आपको टोटल कितना है? 100। ठीक है। अब चलिए पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। पेपर फर्स्ट में 75 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके राजस्थान जीके प्लस करंट अफेयर्स के हैं और 75 क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस के हैं। ठीक है। अच्छा, पेपर सेकंड में आपको जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश के आपके 75 क्वेश्चंस है। तो ये सिलेबस है। यानी कि पेपर सेकंड में आपको हिंदी और इंग्लिश को करना है, पेपर फर्स्ट में आपको जनरल साइंस और राजस्थान जीके को करना है। राजस्थान जीके के बारे में जैसा कि सुना जाता है, स्पेशली RSM SSB, राजस्थान सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के पेपर्स के पिछली हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो राजस्थान जीके इतनी बकवास, इतनी डीप, इतनी ज़्यादा उलझी हुई पूछता है कि इस सेक्शन में ज़्यादा स्कोर कर पाना एक एवरेज बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है। अब मिनिमम 40% तो सबको लाना है, तो मिनिमम 40% क्राइटेरिया पूरा करने के लिए बच्चे की नजरें सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर टिकी हुई होती है? साइंस पर टिकी हुई होती है। और जनरल साइंस जो स्टेनोग्राफर में पूछी जा रही है, सबसे खास बात और सबसे अच्छी बात इसकी यह है कि टॉपिक्स बहुत कम है। एक सिलेक्टेड टॉपिक, सिलेक्टेड सिलेबस आपको दिया गया है, लेकिन साथ में एक चुनौती भी है कि जब एक सिलेक्टेड, एक छोटा सिलेबस आपको दिया जाता है तो डीप क्वेश्चंस का नंबर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि 75 क्वेश्चंस 9 से 10 टॉपिक्स में से एग्जामिनर को बनाने हैं, तो एग्जामिनर एक एक टॉपिक के अंदर गहराई में जाएगा, एक एक टॉपिक को अंदर से टटोलेगा और अंदर से टटोलकर अच्छे और शानदार क्वेश्चंस और न्यूमेरिक क्वेश्चंस भी यहां पर वो डालेगा। जैसा कि राजस्थान LDC एग्जाम्स का भी सिलेबस यही था, राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट वुमेन सुपरवाइजर का भी सिलेबस यही था। LDC एग्जाम में बहुत अच्छे शानदार न्यूमेरिकल्स देखे गए। इसी तरह राजस्थान स्टेनोग्राफर में भी पूरी हमें उम्मीद है, और उम्मीद ही नहीं, आप विश्वास के साथ मान सकते हैं कि आपको लगभग 75 में से 8 से 10 क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिक फेस करने पड़ेंगे। अब आर्ट का स्टूडेंट या साइंस का स्टूडेंट जनरल साइंस के नाम पर न्यूमेरिकल्स की और डीप न्यूमेरिकल्स की, लेवल न्यूमेरिकल्स की उम्मीद नहीं करता है। वो सोचता है फॉर्मूला बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल आ लें और मैं उनको कर लूंगा। लेकिन आज RSSB के पेपर लेवल को अगर आप देखें तो आप बिल्कुल इस बात पे अश्योर रहिए कि न्यूमेरिकल्स भी अच्छे लेवल के आने वाले हैं,
थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आरएसएस भी काफी अच्छे लेवल के पूछता है। तो हमें इस 75 जो क्वेश्चंस हैं इनमें से बहुत अच्छा स्कोर लाने के लिए लगभग 60-65 से ज्यादा का स्कोर लाने की हमें कोशिश करनी है। और अगर आप एक अच्छे प्लान के साथ, अगर आप एक अच्छे कंटेंट के साथ स्टडी करते हो तो बिल्कुल आप इसे बहुत इजीली अचीव कर सकते हो। अच्छा, इस एग्जाम की एक खास बात और है जो पिछली बार से इस बार डिफरेंट है। इस बार पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि कट ऑफ का जो लेवल है वो बढ़ेगा। और कट ऑफ का लेवल बढ़ेगा तो तुक्केबाज स्टूडेंट अपने आप के स्कोर को बढ़ाएंगे, और जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसके लिए उनका बढ़ता हुआ स्कोर खतरा है। तो अब जो सीरियस स्टूडेंट है उसको एक्चुअल और एकदम ऑथेंटिक स्टडी करनी पड़ेगी, जिससे कि वो इस नेगेटिव मार्किंग के हटाए जाने का जो इफेक्ट पड़ेगा एग्जाम पर, उस इफेक्ट को वो बैलेंस कर पाए और अपने आप को इस एग्जाम में सेलेक्ट करवा पाए। तो चलिए साइंस के सिलेबस की हम लोग बात करते हैं। और जनरल साइंस का सिलेबस कुछ इस तरह है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको 2-2, 3-3 टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, और बायोलॉजी में आपको कुछ ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि किस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है, कहां तक एग्जामिनर जा सकता है। दोस्तों रिस्क नहीं लेनी है, 75 क्वेश्चंस है, तो इस तरह तैयार कीजिए कि एग्जामिनर टफ से टफ भी पूछ ले तो आप डरो नहीं। पहला केमिस्ट्री की बात करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका जो है एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, तत्व यौगिक मिश्रण। सबसे पहले तो हमें इसके बेसिक्स पता होना जरूरी है। तत्व क्या होता है, अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, यौगिक क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो इनकी पहचान को लेकर बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है वायु क्या है, एयर क्या है, एयर इज अ मिक्सचर। आपसे पूछा जाएगा अमोनिया क्या है, अमोनिया इज अ कंपाउंड। आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन क्या है, कार्बन इज एन एलिमेंट। तो इन सब चीजों को पहचानने का तरीका आपको क्लासरूम में टीचर्स बताते हैं, कंटेंट से आपको मिलेगा। तत्व यौगिक मिश्रण की पहचान और एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद आपको मिक्सचर को पूरी तरह पकड़ना है। क्यों? क्योंकि मिक्सचर की एक अपनी पूरी अलग कहानी है। मिक्सचर के टाइप सबसे पहले होमोजीनस, हेट्रोजीनस, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। उसके बाद विलयन, सॉल्यूशंस के टाइप। सॉल्यूशन विलयन के कितने प्रकार हैं? विलयन के प्रकार आपको देखने को मिलेंगे ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन, सस्पेंशन, निलंबन विलयन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयन। फिर कोलाइडी विलयन भी आगे 8 से 9 प्रकार के हैं, जिनमें आप सॉल, जेल, पायस, फोम, एरोसोल, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ते हो। बादल क्या है, धुंध क्या है, कोहरा क्या है, जेल क्या है, दूध क्या है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं। तो ये तो रहा टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में, होमोजीनस, हेट्रोजीनस, समांगी, विषमांगी। उसके बाद सॉल्यूशन के प्रकार, वास्तविक विलयन, निलंबन विलयन, कोलाइडी विलयन। उसके बाद कोलाइडी विलयनों के प्रकार। उसके बाद हम पढ़ेंगे मिश्रणों के पृथक्करण की विधियां, सेपरेशन मेथड्स, जिसमें आपको आसवन, प्रभाजी आसवन, क्रिस्टलीकरण, आपको ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ इन सब को जब पढ़ो तो आप विशेष रूप से ये जरूर पढ़ना कि इन विधियों को आप कब काम में लेते हो। डिस्टिलेशन कब काम में ली जाती है, क्रिस्टलाइजेशन कब काम में लिया जाता है, कैसे मिक्सचर को अलग करने के लिए आप कौन से मेथड को काम में लेते हो, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको आना पड़ेगा मिश्रण की सांद्रता पर। यहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट। मिश्रण की सांद्रता के लिए वेट बाई वेट, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, W बाई वॉल्यूम, ये सांद्रता पढ़नी पड़ेगी। भार प्रतिशत, जिसको द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं, आयतन प्रतिशत और भार आयतन प्रतिशत। इसके बाद आप जाओगे मोलरता, मोलरिटी, उसके बाद मोललता, उसके बाद नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ओके, मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन। ऐसे बहुत सारे पैमाने हैं जिनको आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इन पर बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। और जब आप मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता पढ़ते हो तो आपको साथ में मोल कंसेप्ट से अटैच होना पड़ेगा, और मोल कंसेप्ट अपने आप में न्यूमेरिकल्स का भंडार है। तो दोस्तों ये आपके पहले टॉपिक की कहानी है। लोग तत्व, यौगिक और मिश्रण पढ़ाकर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप कंप्लीट 75% का पूरा जुगाड़ चाहते हो, एग्जाम में कंप्लीट कॉन्फिडेंस चाहते हो, तो आपको इनसे होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। दूसरा टॉपिक आपका रटने का है, कंप्लीटली मेटल एंड नॉन मेटल, धातु अधातु।
इस टॉपिक में आप सबसे पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, धातु और धातुओं के गुण, उनके एक्सेप्शंस, उनके अपवाद, उसके बाद उनकी क्रियाओं के बारे में, धातुएं किससे कैसी क्रियाएं करती है, अधातुएं किससे कैसी क्रियाएं करती हैं। उसके बाद आपको एक एक मेटल, एक एक नॉन मेटल और उनके कंपाउंड्स को पढ़ना पड़ेगा। जैसे सोडियम है तो सोडियम के 8 से 10 कंपाउंड है आपका। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम सल्फेट है जिसको ग्लोबल साल्ट कहते हैं, बोरेक्स है, सोडियम मेटाबोरेट, एक हाइपो है, सोडियम थायोसल्फेट। उसके बाद बहुत सारे कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एक एक मेटल, एक एक नॉन मेटल, एक एक धातु, एक एक अधातु, एक एक उपधातु के आपको सारे यौगिक को पढ़ना है, पूरा कार्बन आपको पढ़ना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वो आता है आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वो टॉपिक है जो कि कंसेप्ट बेस है, जो कि ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाएं, भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ साथ आपको जितने भी प्रकार की अभिक्रियाएं, आपको उनकी थोड़ी जानकारी ले लेनी चाहिए, जैसा कि मुझे लगता है कि लेनी चाहिए। भाई अलग से रिएक्शंस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस दे दी तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के अंदर आपको बहुत सारी ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, साथ ही साथ योगात्मक अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ब्रेकडाउन रिएक्शन जिसको डिकम्पोजिशन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट जिसको विस्थापन कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट जिसको द्विविस्थापन कहते हैं। ये सारी प्रकार की अभिक्रियाएं आपको इस टॉपिक में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के साथ पढ़नी है। चौथा टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है एसिड, बेस, पीएच एंड साल्ट। अम्ल, क्षार, पीएच और साल्ट। अम्ल क्षार जब पढ़ रहे हो तो आपको पीएच निकालना, लवण क्या होते हैं, लवणों की पीएच कैसे निकाली जाए, सूचक क्या होते हैं, अम्ल और क्षार को पहचानने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें सूचक कहते हैं। लाइकेन क्या है, एक सूचक है, इंडिकेटर है। तो आपको ये पूरा इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद कुछ कंपाउंड्स के बारे में दिया हुआ है, उन कंपाउंड्स में आपके सोप एंड डिटर्जेंट। तो सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और अपमार्जक, ये राजस्थान एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक है। साबुन, अपमार्जक एक पेज में लोग खत्म करते हैं, लेकिन हकीकत में कहानी काफी लंबी है। साबुन, साबुन के प्रकार, साबुन बनाने के लिए कौन कौन से फैटी एसिड काम में लिए जाते हैं, साबुन कैसे क्रिया करता है, साबुन में एक सिद्धांत पढ़ते हैं मिसेल सिद्धांत। साबुन गंदगी के चारों तरफ एक कंपाउंड बनाता है जिसे मिसेल कहते हैं। तो मिसेल कैसे बनता है, मिसेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, डिटर्जेंट कितने टाइप के होते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही मेटल और नॉन मेटल में आपने जो चीजें पढ़ चुके हो, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे कि आपके सीमेंट, जैसे कि आपके ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ऐसे कंपाउंड्स और उनके डेली लाइफ में जो उपयोग है, उनके डेली लाइफ में जो यूजेस हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस इस एग्जाम के लिए है। एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर आपको तभी समझ में आएगा जब आप पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रखे होंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जरूरी है, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बिना आप मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ सकते, और मोल कंसेप्ट के बिना आप मिश्रण की सांद्रता निकालने के जो पैमाने हैं, भाई मिश्रण आपके सिलेबस में है तो मिश्रण की कंसंट्रेशन निकालने के जो फॉर्मूले हैं आप उनको तभी कर पाओगे जब मोल कंसेप्ट आपका हो, और मोल कंसेप्ट के लिए आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ेगा। तो अगर एक इंटेलिजेंट टीचर के साथ आप पढ़ रहे हो एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगर किसी ईमानदार टीचर के साथ पढ़ रहे हो तो वो आपको डायरेक्ट एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर पढ़ाने के बजाय पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएगा। अगर उसको आपको कंप्लीट क्या बनाना है, अर्जुन बनाना है। समझ रहे हो, अर्जुन बनाने का मतलब क्या होता है कि कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आए फोड़ के आने वाला। ठीक है, तो आपको कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे आपको इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है बिना हाथ पैर का सिलेबस है, यानी ना हाथ है ना पैर है, बीच में से पेट निकाल के आपको दे दिया पढ़ो। कैसे पढ़ेंगे यार, स्ट्रक्चर स्टार्टिंग से तो बेस बनना चाहिए ना, तो बेस बनाने के लिए आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर को बोनस पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप जो टॉपिक चाहें वो पढ़ सकते हैं। तो ये अपना सिलेबस भैया किसका है, केमिस्ट्री का है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे बात करता हूं। अब हम बात करेंगे फिजिक्स के सिलेबस की कि भाई फिजिक्स में आपके क्या है। दोस्तों फिजिक्स में आपके ओनली 2 टॉपिक हैं, मैंने वही कहा है बिना हाथ पैर वाला सिलेबस। तो 2 के साथ आपको तीसरा सब्जेक्ट बोनस पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये 2 टॉपिक आपको तभी समझ में आएंगे जब आप एक तीसरा टॉपिक इन दोनों से पहले पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि बेस क्लियर होना चाहिए। अगर हाँ आपका ऑलरेडी बेस क्लियर है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आपका बेसिक ऑलरेडी क्लियर है तो आप डायरेक्ट अपने सिलेबस की शुरुआत कर सकते हो। लेकिन जो आर्ट के बच्चे हैं, अगर नहीं पता है कि कैसे बेसिक्स होते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक आपको फिजिक्स में जो पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा मेजरमेंट। मेजरमेंट होता है मापन। मापन में आपको भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं,
भौतिक राशियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। इसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटीज मूल राशियों के बाद आप पढ़ोगे रेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन क्या होता है, वेक्टर स्केलर क्या होते हैं, सदिश राशियां अदिश राशियां क्या होती हैं, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, यूनिट कैसे बनाते हैं, पावर्स को कैसे बदलते हैं, 10 की पॉजिटिव और नेगेटिव पावर, माइक्रो कूलाम को नैनो कूलाम में, नैनो कूलाम को पीको कूलाम में, नैनो वाट को पीको वाट में, पीको वाट को माइक्रो वाट में कैसे बदलोगे। क्यों? क्योंकि ये वो सेक्शन है जो फिजिक्स के हर टॉपिक में आपके काम आएगा, क्योंकि ये बेसिक है। ये पढ़ने के बाद आप अपने टॉपिक पे जा सकते हो। दूसरा आपका टॉपिक है लाइट, प्रकाश। प्रकाश में आपको कंप्लीट न्यूमेरिक स्टडी साथ में अटैच करते हुए थ्योरेटिकल आपको पढ़ना है, थ्योरी भी पढ़नी है, न्यूमेरिकल्स पर विशेष फोकस, किसी का बाप नहीं रोक सकता। आज लिख के लेके चले जाओ, मिनिमम 2 से लेकर 5 आपको न्यूमेरिकल इस टॉपिक से मिलेंगे, और इस टॉपिक में न्यूमेरिकल्स की गुंजाइश भी है। लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, दृष्टि दोष, यहां से अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। साथ ही साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे बनते हैं। यहां पर आपको प्रकाश की सारी घटनाएं, अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, है ना, पूर्णांतरिक परावर्तन, इनके सारे कंसेप्ट्स और सारे एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ते हैं जब आप थ्योरी की बात करते हो। उसके बाद आपको लेंस और मिरर, दर्पण और लेंस, कब कहां किस वस्तु को रखा जाए कि किस प्रकार की इमेज बने, प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु की कंडीशंस, लोकेशंस, और साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल अप्रोच के साथ ये टॉपिक आपको बहुत मुसीबतें देने वाला है। लेकिन अगर आप एक अच्छी जगह से, एक अच्छे सिस्टम से पढ़ते हो तो आपको मजा आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके सिलेबस में पूरा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में शुरुआत करिएगा, आवेश क्या होता है, आवेश की प्रकृति कैसी होती है, चार्ज के कौन कौन से गुण होते हैं। उसके बाद कूलाम का नियम आपको पढ़ना है। कूलाम के नियम के बाद आप विद्युत धारा पर आइए, क्योंकि जिसको आवेश का ही नहीं पता वो विद्युत धारा कैसे पढ़ेगा। डायरेक्ट लोग विद्युत धारा की परिभाषा लिखा के टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, आपको पहले चार्ज पढ़ना है, कूलाम का नियम पढ़ना है, फिर उसके बाद करंट पढ़नी है, करंट के बाद आपको ओम का नियम पढ़ना है, ओम के नियम के बाद प्रतिरोध को प्रभावित करने वाली इकाइयां, एक न्यूमेरिकल लिखा के ले जाओ वहां से। 4 चीजें आती है, प्रतिरोध का उल्टा चालकता, रेजिस्टेंस का ऑपोजिट कंडक्टेंस, दूसरा विशिष्ट प्रतिरोध जिसको रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता भी कहते हैं, प्रतिरोधकता का उल्टा बोला जाता है विशिष्ट चालकता को, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये चारों भौतिक राशियां, इनकी यूनिट्स और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अच्छे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ प्रतिरोधों का संयोजन, सीरीज और पैरेलल, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ये पूछे जाते हैं। यहाँ से अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं। पिछले पटवार एग्जाम में भी यहाँ से न्यूमेरिकल था, एलडीसी एग्जाम में भी यहाँ से न्यूमेरिकल्स थे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल, या फिर आप धारा के प्रभाव पढ़ सकते हो जो कि आपके सिलेबस में डाले हुए हैं। धारा के 3 टाइप के मोस्टली प्रभाव होते हैं, हीटिंग इफेक्ट, ऊष्मीय प्रभाव, जिसके साथ आप प्रकाशीय प्रभाव को भी जोड़ सकते हो, दूसरा आपका रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट, और तीसरा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव। इन तीनों प्रभाव और इन पर आधारित जो युक्तियां हैं वो आपको पूरी पढ़नी पड़ेंगी। जैसे रासायनिक प्रभाव पर आपको पढ़ना पड़ेगा विद्युत सेल के बारे में, विद्युत अपघटनी सेल के बारे में, धातुओं के शुद्धिकरण की जो विद्युत अपघटनी प्रक्रिया है उसके बारे में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप धारा के चुंबकीय प्रभाव को पढ़ते हो तो आपको पूरा मैग्नेट और मैग्नेटिज्म, साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, सब आपको पढ़ना है कंप्लीट प्रिंसिपल के साथ, न्यूमेरिकल अप्रोच के साथ। धारा के तापीय प्रभाव में आपको सीबेक प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव, जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल का नियम, बिजली की यूनिट कैसे निकाली जाती है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, कैपेसिटर क्या होता है, संधारित्र क्या होता है, एक काफी लंबा चौड़ा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। खत्म करने के लिए आप 4 पेज में कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन जब आप कंप्लीट स्टडी चाहते हो, जब आप कंप्लीट अप्रोच चाहते हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाना चाहते हो, तो ये टॉपिक आपको जो मैंने बताया है, जो चीजें मैंने आपको डिस्कस की है, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपके सिलेबस था बेटा फिजिक्स का। ओके, अब बायो के सिलेबस की बात करते हैं। बायो के सिलेबस में आपके छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। चलिए, बायो के सिलेबस में पहले आपके टॉपिक्स का नंबर ज़्यादा था, इस बार नंबर ऑफ टॉपिक्स को घटाया गया है। बायोलॉजी में पहला टॉपिक आपका दिया हुआ है, देखिए पहला टॉपिक आपको मानव मस्तिष्क दिया हुआ है, तो आपको पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ना है, पूरा तंत्रिका तंत्र पढ़ना है, ठीक है, पूरा तंत्रिका तंत्र, कंप्लीट नर्वस सिस्टम आपको पढ़ना है, ठीक है। पूरा ब्रेन इसमें आ जाएगा, नर्वस सिस्टम के टाइप्स आ जाएंगे, ब्रेन के पार्ट्स आ जाएंगे, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इसके बाद अगला टॉपिक आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, जिसमें आप ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स,
जिसमें आप ग्रंथियां और हार्मोनों के बारे में पढ़ोगे। ग्रंथियां और हार्मोनों में आपको जितनी भी एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, अंतःस्रावी, बहिस्रावी, मिश्रित ग्रंथियां पूरी पढ़नी है। अंतःस्रावी में आपको थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल, पिट्यूटरी, थाइमस, सारी ग्रंथियों को एक एक हार्मोन के साथ, उन हार्मोनों की कमी से और उन हार्मोनों की अधिकता से कौन सी बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों के साथ आपको याद करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, पहले ही बता रहा हूं, बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं। साइमंड्स डिजीज क्या है, साइमंड्स एक्रोमेगली क्या है, मिक्सोडीमा क्या है, एडिसन रोग किसकी वजह से होता है, प्लूमर रोग किसकी वजह से होता है, कुशिंग रोग किसकी वजह से होता है, कौन सी डिजीज कहां से होती है, एसटीएच कौन सा हार्मोन है, एमएसएच कौन सा हार्मोन है, किस चीज को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है। काफी अच्छे क्वेश्चंस बनकर आते हैं इस टॉपिक से। तीसरा आपका ह्यूमन डिजीजेस, ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य में आपको जितनी भी बीमारियां हैं सब पढ़नी है आपको। बीमारियां इन द सेंस आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ना है बीमारियों का। क्लासिफिकेशन का मतलब है सबसे पहले कौन सी बीमारियां जेनेटिकल हैं, जन्मजात हैं, कौन सी बीमारियां उपार्जित हैं, एक्वायर्ड है, यानी वो बीमारियां जो बचपन से होती हैं, माँ बाप से मिलती हैं, वो बीमारियां जो हम अपने लाइफ स्टाइल से गेन करते हैं। उसके बाद कौन सी बीमारियां संक्रामक है, असंक्रामक है, कॉन्टाजियस, नॉन कॉन्टाजियस। उसके बाद संक्रामक में आप पढ़ोगे बैक्टीरियल, जीवाणुजनित, वायरल, विषाणुजनित, कवकजनित, फंगल, प्रोटोजोआ जनित, ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज पढ़ते हो, उनकी ट्रिक्स पढ़ते हो। उसके बाद एक एक बीमारी की डिटेल स्टडी, साथ ही साथ वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण, किस बीमारी का कौन सा टीका है, और करंट अफेयर्स के साथ इस टॉपिक को आपको क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसमें है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें आपको पादप और जंतुओं के वैज्ञानिक नाम भी पढ़ने हैं। पादप और जंतुओं से जो आर्थिक महत्व आप पूरा कर सकते हो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे पादपों में आपको चना हो गया, इनको कैटेगरीज में पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको सबसे पहले अनाज की फसलें, तो अनाज की कैटेगरी में जितनी भी फसलें आती हैं वो सब आपको पढ़नी है, उनके वैज्ञानिक नाम, उनके अंदर क्या स्पेशल है, कोई याद रखने लायक चीज़ है तो वो आप याद करेंगे। उसके बाद जैसे तिलहन जो तेल प्रदान करती हैं, है ना, तेल प्रदान करने के लिए जैसे सरसों है, अरंडी है आपके, जिनसे आपको तेल मिलता है, तिल है, तो तिलहन फसल आपको पढ़नी पड़ेगी, उनके एग्जाम्पल्स। तीसरा आपको दालें जो पल्सेज हैं वो आपको पढ़नी पड़ेगी, प्रोटीन का सोर्स होती हैं। चौथा आपको जैसे पढ़ना पड़ेगा औषधीय महत्व के पादप कौन कौन से हैं, जैसे कि आपके धतूरा है, जैसे कि आपके अफीम है, जैसे कि आपका गांजा है, भांग है, इनसे मेडिसिन बनाई जाती हैं। ठीक है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कैटेगरीज में बांट कर आप प्लांट्स को पढ़ेंगे। उसके बाद एनिमल्स। अब एनिमल्स में जैसे मोती प्राप्त होता है आपको एनिमल से, मोलस का जो ग्रुप है वहाँ से आपको मोती प्राप्त होता है। जैसे कि आपको मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है, जैसे कि आपको रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है। इनके वैज्ञानिक नाम क्या है, रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम है बॉम्बेक्स मोराई। जैसे लाख का जो कीट होता है लेसीफर, उससे आपको लाख प्राप्त होती है, जिससे आप चूड़ियाँ वगैरह बनाते हो। तो आपको एनिमल्स और प्लांट का पूरा इंपॉर्टेंस पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, जो कि एक खास बात और है, ये टॉपिक आपका एनसीईआरटी में कंप्लीटली अवेलेबल नहीं है, ये आपको अदर सोर्सेज से पढ़ना पड़ेगा। तो काफ़ी लंबा चौड़ा एक स्टडी पैकेज आपको यहाँ पर इस टॉपिक में भी मिलेगा। अगला टॉपिक आपका है, देखिए अगले टॉपिक में आपके जेनेटिक्स जोड़ा हुआ है, मेंडल के नियम जोड़े हुए हैं, साथ ही साथ आपके जोड़ा हुआ है इकोलॉजी, इन्वायरमेंट। देखिए एक एक वर्ड दिया हुआ है लेकिन पढ़ना आपको पूरा पड़ेगा। मैं पूरी कहानी खोलूंगा आपके आगे, टेंशन मत लीजिए। जेनेटिक्स, आनुवांशिकी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, साथ ही साथ आपके दिया हुआ है एनर्जी सोर्सेज वगैरह। चलिए यहाँ तक बात कंप्लीट है। अब मैं बात करता हूँ जेनेटिक्स में। आपको पहले आनुवांशिकी से रिलेटेड शब्द पढ़ने हैं आपको। जीन क्या होता है, जीनोटाइप, फिनोटाइप, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, संकरण क्या होता है, मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना, मेंडल ने कौन कौन से लक्षण चुने, मेंडल का लाइफ साइकिल आपको पढ़ना पड़ेगा। मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए, उनके क्या एक्सेप्शंस थे, उन एक्सेप्शंस के भी क्या एग्जाम्पल्स थे, मेंडल के एक्सेप्शंस किन किन जगह पर काम करते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। एक एकल संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस और द्विसंकर संकरण डाइहाइब्रिड क्रॉस, दोनों के आपको रेशियोज पढ़ने पड़ेंगे, जीनोटाइप, फिनोटाइप, अनुपात। उसके बाद गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र की संरचना, गुणसूत्र से संबंधित बीमारियां, आनुवांशिक रोग जिनके अंदर आपको सिंड्रोम्स पढ़ने पड़ेंगे, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। सिंड्रोम्स में आप टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऐसी बीमारियों के बारे में पढ़ोगे। तो जेनेटिक्स, जेनेटिकल डिजीज और मेंडल पूरा आपको इसमें पढ़ना है। अगला आपका इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट और बायोमास, जैव भार बोलते हैं इसको, बायोमास, और एनर्जी सोर्सेस। देखिए ऊर्जा के स्रोत और जैव भार,
ये इकोलॉजी इन्वायरमेंट में आता है एक तरीके से। इकोलॉजी है हमारा पर्यावरण, इन्वायरमेंटल साइंस कह सकते हो। इसमें पर्यावरण, प्रदूषण, पर्यावरण से रिलेटेड समस्याएं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, आपका धूम कोहरा जिसको आप स्मोग कहते हो, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन अपघटन, इन समस्याओं को पढ़ना है। साथ ही साथ आपको पूरी इकोसिस्टम को पढ़ना है, जिसमें आपको पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं, उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिकी पिरामिड कैसे बनते हैं, अजैविक घटक कौन कौन से हैं, तापमान का क्या रोल है पादप और जंतुओं की लाइफ में, वायु का क्या रोल है, मिट्टी का क्या रोल है, ढलान का क्या फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी। तो दोस्तों एक कंप्लीट सिलेबस है आपका किसका, स्टेनोग्राफर एग्जाम का। तो ये वो सिलेबस है जो लगता 9 लाइन का है, लेकिन इस सिलेबस के अंदर उन टॉपिक्स को डाला गया है जिन टॉपिक्स की कोई सीमा नहीं है, जो टॉपिक अपने आप में लिमिटलेस एरिया कवर करते हैं, ऐसा एरिया जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो गाइज मैं बस यही कह रहा हूं कि किसी लॉलीपॉप के चक्कर में ना आए। लॉलीपॉप समझ रहे हो क्या होता है कि भाई 1 महीने का सिलेबस है आपका तो हो जाएगा। ये 1 महीने का सिलेबस नहीं है, इसको आपको कम से कम 100 क्लासेस के थ्रू पढ़ना पड़ेगा और पूरा कंटेंट आपको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आरएसएसबी के पेपर्स का आरएसएसबी के पेपर का जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, वो आप पिछली एग्जाम्स में देख चुके होंगे किस हद तक डीप और अच्छे क्वेश्चंस पूछता है। तो दोस्तों एक बार के लिए सिलेबस का इंट्रोडक्शन आपको मैंने दिया, और इससे रिलेटेड जो स्टेनोग्राफर एग्जाम से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो परीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन पर हमारे चल रहे हैं। परीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन पर आप रेलवे कैटेगरी में जाइएगा और रेलवे कैटेगरी में जाकर आप कंप्लीट साइंस कोर्स मेरा आपको देखेगा। कंप्लीट साइंस कोर्स जो कि स्टेनोग्राफर के साथ साथ जितनी भी एग्जाम्स में जनरल साइंस आती है, सब एग्जाम्स के लिए कंप्लीट कंटेंट के साथ पूरा है। तो इस कंप्लीट कोर्स को आप 1299 में खरीद सकते हैं। इस पर जो डिस्काउंट ऑफर है वो आपको 40% डिस्काउंट दिया जाएगा। 40% डिस्काउंट के लिए आप बीके पाठक 40 कोड को अप्लाई करेंगे तो 1299 का एक कोर्स 40% डिस्काउंट के बाद आपको 780 रुपीज़ में मिलेगा। एक बार जाइए परीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन पर और जो टॉपिक आप चाहते हो, जिस टॉपिक का आप लेवल देखना चाहते हो, दो डेमो वीडियोस आप जिस टॉपिक के चाहते हो उसके देख सकते हो। कंप्लीट पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको आपके टॉपिक्स की मिलेगी। तो दोस्तों एक बार के लिए इस कोर्स को आप विजिट करिए, और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप 8600978622 नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये जानकारी आपके काम की रही होगी। आगे बात करेंगे तो दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।